नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। और आज हमारे सामने जो शख्स हैं वो इस मायने में खास हैं क्योंकि वो जिस पार्टी में रहते हैं सरकार उसी की बनती है। जाट समुदाय से आते हैं, 5 बार के विधायक हैं और कृष्ण की जो जन्मभूमि है वही उनकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है। 5 बार के विधायक हैं और 6 बार मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, 2017 में भी मंत्री थे और 2022 में भी मंत्री हैं, लगातार कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। हमारे सामने हैं गन्ना और चीनी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बड़े जाटों के नेता भी हैं। तो आज हम उनसे सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। बड़ा लंबा राजनीतिक करियर रहा सर आपका। 1985 में पहली बार आप सन 85 में मैं वैसे तो सन 1977 की जनता पार्टी की सरकार में जी मुझे, जब मैं स्टूडेंट था जी तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने मुझे कोसी कला मंडी समिति का चेयरमैन बनाया था। ऐसी ईश्वर की कृपा रही, मैं चुनाव जीत गया। कांग्रेस का भी दामन था अपने सर। तो लोक दल का विलय हो गया था ना। हाँ, लोक दल का विलय कांग्रेस में हो गया जी। अब जब कांग्रेस में लोक दल का विलय हो गया तो स्वाभाविक रूप से हम कांग्रेसी हो गए जी। जबकि कांग्रेस से श्रद्धेय चौधरी साहब का, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के प्रति उन्होंने किसानों को ऐसा भर दिया था कि कांग्रेस का वो नाम नहीं लेते थे। अब हुआ ये कि हमारी टिकट डिक्लेयर हो गई कांग्रेस से जी। हमने पर्चे दाखिल कर दिए। उस समय जो लोक दल के हम पुराने लोग थे, ऐसे 13 लोगों ने पर्चे दाखिल कर दिए। और जब पर्चे दाखिल हो गए उसके बाद अजीत सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन फिर आपने उसके बाद बसपा का दामन थामा 2007 में। लेकिन आपके साथ अच्छी बात है कि आप 5 दशक से आप राजनीति कर रहे हैं। मैंने चौधरी अजीत सिंह को भी लगातार लोग कहते हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक है। आपके शरद पवार जी को भी लोग मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। रामविलास पासवान उसी कड़ी में। क्या उस कड़ी में मैं आपको भी रख सकता हूँ, क्योंकि 5 दशक से आपकी राजनीति में देख रहा हूँ, मतलब आपकी राजनीति है और आप हमेशा सरकार, मतलब जहां रहते हैं सरकारी बनती है। देखिए, इसमें एक अंतर है जी। जो आप उन 2 महापुरुषों के नाम ले रहे हो, वो हमेशा पार्टी की सरकार बनने के बाद पार्टी के साथ गए। मैं उस समय गया जब बीएसपी का एक अकेली मात्र एक सीट मथुरा की हमने जिला पंचायत जीती। बीएसपी का एक भी जिला पंचायत नहीं था और बीएसपी उस समय पावर में नहीं थी जी। लेकिन मैं जब लड़ा तो बीएसपी पावर में आ गई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप जहां जहां जाते हैं सरकार बन जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ मैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 जिला पंचायत जीते हम। एक मेरी पत्नी जीती, एक शाहजहांपुर, सिर्फ। तो भारतीय जनता पार्टी का उस समय मथुरा जिले में एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं था, एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं था और एक भी एमएलए नहीं था। तो वो जो महापुरुष थे वो तो जब जाया करते थे जब कोई सरकार, जो दल पावर में होता है। और मैं जब गया हूं जब दल पैदल हो। इतना आपने देखा आपको। अच्छा, आपके साथ खूबी ये भी है कि आपने भट्टा परसौल का जो सबसे बड़ा मामला हुआ था, जाटों का जो सबसे बड़ा आंदोलन, वो बहुत बड़ा आंदोलन था। बहुत बड़ा आंदोलन था जिसने सरकार को हिला दिया था। 6 आदमी मर गए थे उसमें जी। और सबसे बड़ी बात ये थी 6 पीएसी के आदमी मरे थे जी। इसमें किसानों की और उनकी। उस मुद्दे को आपने कैसे, आप वो क्रेडिट आपको जाता है कि उस मुद्दे को आपने सॉल्व किया, बहन जी को लेकर के वहां पर गए? ऐसा हुआ कि जिस दिन वो घटना हुई तो दूसरे दिन बहुत बड़ा आंदोलन हो गया जी। क्योंकि बहन जी ने अरेस्ट करने के लिए कह दिया जी। और वो इलाका चूंकि सब जाट ठाकुरों का था तो इलाका, उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना होगा। तो मैंने कहा कि एक शर्त होगी कि मैं अकेला जाऊंगा। मैं अकेला गया। बस वहां उस समय डीएम दीपक थे तो दीपक को गोली लग गई थी। डीएम को गोली लग गई थी। उस समय जो लोग
थे वहाँ जिम्मेदार, उन्होंने कहा भैया अपना कृषि मंत्री है, अपना आ गया, अब जो ये कहे अब तो वही करना है। तो मैंने उनसे अनुरोध कर लिया, उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद फिर टप्पल में, पुलिस की गोली से किसान मर गए। फिर वहां किसानों को जेल भी भेज दिया और मर गए। जो है याद है, रात को 11 बजे मैं पहुंचा वहां, 11 बजे भेजा मुझे रात को। मुझे ठाकुर जयवीर सिंह को भी मेरे साथ भेजा अलीगढ़, जेल में से निकाला रात को, उन लोगों को बात करी, दूसरे दिन ही आंदोलन खत्म हो गया। फिर तीसरा मथुरा में गोली चल गई, मथुरा में मार दिया किसान को। मतलब आप सरकार के तारणहार रहे, जहाँ जहाँ तारणहार क्या, जहाँ जहाँ दिक्कतें आई वहां पर आपको भेजा गया। की कृपा, जनता का। नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत शानदार बात। अच्छा, आप 5 बार लगातार एक ही जगह से, छाता से ही विधायक चुने जा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या किया आपने अपनी जनता के प्रति कि जो लोग आपको लगातार चुनते रहते हैं? देखिए, जब मैं 85 में MLA हुआ था, तब मेरे पूरे क्षेत्र में मात्र जो हमारे नगर पंचायत हैं, उनके अलावा मात्र 5 गांवों में बिजली थी। मैं जब मंत्री बना पहली बार, नरेश अग्रवाल थे ऊर्जा मंत्री जी, मैंने पूरे क्षेत्र में बिजली का काम किया। उस समय सड़कें बिल्कुल नहीं थी, छाता सबसे बैकवर्ड था। पूरा क्षेत्र, आज कोई गांव ऐसा नहीं मेरा जो चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सड़क से न जुड़ा हो, चारों दिशाओं से। और एक झोंपड़ी ऐसी नहीं जो 1998 में 99 में ही बिजली जहां न जल गई हो। मथुरा को हमेशा कन्हैया की नगरी माना जाता है, कृष्ण, और वहां आप लगातार उसका विकास कर रहे हैं, कॉरिडोर वहां पर बन रहा है जी, फुटफॉल भी काफी बढ़ा है। लोग यही जानते हैं कि वो धार्मिक नगरी है, लेकिन जिस तरीके से वो एजुकेशन का हब बन रहा है, कैसे किया आपने ये? देखिए, ऐसा है क्योंकि शिक्षा के प्रति रुझान मेरा पहले से रहा है। मुझे MA LLB करने का मौका मिला। LLM में मैं 6 महीने पढ़ के आगरा यूनिवर्सिटी से किया आपने, मथुरा? हाँ जी। तो शिक्षा के प्रति मेरा रुझान रहा है। लोग आते चले गए, मैंने थोड़ा सा सपोर्ट किया। आज कम से कम 50,000 छात्र बाहर का मेरे क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ITI सरकारी, पॉलिटेक्निक, 4 यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी मथुरा छाता क्षेत्र में, छाता क्षेत्र में 4 यूनिवर्सिटी। कैसे किया सर? 2 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारी चीज छाता क्षेत्र में मौजूद है। लेकिन फुटफॉल भी काफी बड़ा है सर कृष्ण में, बहुत। ये ऐसा है तो आप ताज्जुब करेंगे, पहले 1 करोड़ आदमी 1 साल में आता था जी, अब 11 करोड़ से ऊपर आ रहा है 1 साल में। बहुत और अभी जब कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है संख्या काफी बढ़ जाएगी। कब तक कंप्लीट हो जाएगा कॉरिडोर सर? अब रजिस्ट्री हो रही है, लोगों की समझ में आ गया है जी, तो मकानों की रजिस्ट्री हो रही है जी। सर, गन्ना और चीनी मिलों का एक बड़ा रोल है सरकार बनाने में और बिगाड़ने में। करीब 50 लाख किसान इस व्यवसाय से जुड़ा है और उद्योगपति भी उससे जुड़े हुए हैं जी। कैसा चल रहा है आपका विभाग? देखिए, पहले यहाँ गन्ने के पेमेंट की स्थिति बड़ी खराब रहती थी। गन्ने में माफिया गिरती थी, पर्ची की, गन्ना तुलाई में घटतौली बहुत थी। आदरणीय योगी जी जब से आए तब से हमने बहुत बड़ा इसमें रिफॉर्म किया है। अब घटतौली नाम की, घटतौली शब्द ही खत्म कर दिया हमने गन्ना विभाग से, घटतौली नहीं होती। माफिया गिरदी, ये शब्द ही खत्म हो गया, अब कोई माफिया गिरदी नहीं होती। अब तो पर्ची आती है और मोबाइल में कनाडा में बैठे हुए किसान को ये पता चल जाता है कि मेरी पर्ची आ गई, ई पोर्टल से जी। दूसरे नंबर ये है, एक उस समय ध्यान नहीं दिया गया, पहले हमने इनकी वैरायटी भी सुधारी जी।
और उसका किसान का लगा बढ़ा, पेमेंट अच्छा हुआ। उधर इथेनॉल के हाँ की सप्लाई भी हुई। बिल्कुल। तो ये पहले, हमसे पहले 2017 से पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना हुआ करता था यूपी में। आज यूपी में 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। पहले नहीं सर, लेकिन क्षेत्रफल तो बढ़ा है, लेकिन गन्ने का उत्पादन उस रेशियो से नहीं बढ़ा जो 1 हेक्टेयर में जितना गन्ना होना चाहिए था। जितना तमिलनाडु में हो रहा, जितना महाराष्ट्र में हो रहा, उतना अपने यहाँ भी नहीं, उत्पादन बढ़ा है। पहले 72% था, अब 82% है। दूसरे नंबर ये है कि मैं आपको ये बता दूं, महाराष्ट्र में अब की रिकवरी 9.21 है जी, और हमारी रिकवरी 10.21 है। नहीं, गन्ने की सर आपने 2 वैरायटी निकाली। हाँ। बढ़िया वैरायटी निकाली, लोग उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन होना चाहिए, वो उत्पादन अभी भी यूपी में उतना नहीं हो रहा जितना तमिलनाडु में और महाराष्ट्र। ना, उसके लिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं जी, क्योंकि एक 0238 जो बीज था जी, उसकी वजह से गन्ने में बूम आया था जी, उसमें रोग आ गया। हाँ। इसलिए फिर 2 बीज जो नए अभी ईजाद हुए हैं, उन 2 बीजों का चूंकि इतना बीज था नहीं, हर किसान को दे दिया जाता। उससे क्या उसमें रेड रोग, जो लाल रोग था, वो रोग आ गया था? हाँ, वो रोग आ गया था। जी, रेड रोट आ गया था। जी। तो क्या उस वैरायटी को पूरा हटा दिया गया है? नहीं, अभी भी उसमें 29% गन्ना उसका है, आज के दिन भी है। जहाँ नहीं है आया है रेड रोट, वो किसान, क्योंकि उससे बड़ा लगाव है, उसकी बहुत अच्छी यील्ड है जी, और रिकवरी बहुत अच्छी है। तो दोनों को फायदा हुआ, किसान को भी और मिल ओनर को भी। और जो मैं आपसे कह रहा था जी, 15 साल में पूर्ववर्ती सरकारों ने 1,47,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। जी, और योगी जी के राज में 9 साल में हमने 3,21,968 करोड़ का भुगतान कर दिया। बहुत सुंदर। उनसे दुगना भुगतान कर दिया। 2017 के चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर किसानों को उनका भुगतान मिल जाएगा। 2022 में कहा कि अगर 15 दिन के अंदर आपकी नहीं मिलेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अभी भी काफी सारी मिले हैं जो भुगतान नहीं कर रही, कुछ कंपनी है, उनके लिए आप क्या करें? विश्वकर्मा जी, पूरे देश में आपको ये उदाहरण नहीं मिलेगा। 70 मिल तो हमारी ऐसी हैं जिन्होंने अब के वीकली पेमेंट किया है। वीकली जी, पिछली साल का केवल NCLT में चली गई है सिंभावली जी, और पिछली साल का 1 नया पैसा बाकी नहीं है। 100% पेमेंट बजाज, आज हिंदुस्तान, हाँ, सारे पेमेंट पिछली साल के। अच्छा। और इस वर्ष का हमने अभी तक 89% हमारा पेमेंट हो गया और 200 करोड़ पे आज ही मैंने दस्तखत किए हैं। ये हमारे लिए ब्रेकिंग खबर है, हम किसानों को ये हाँ, बिल्कुल तोहफा दे सकते हैं। ब्रेकिंग खबर है। और ये मैं अब के हम मिल चलने से पहले 1 रुपया भी किसान का बकाया नहीं रहेगा, उससे पहले हम 100% पेमेंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मिलों की अगर हम बात करें तो 23 सहकारी मिल है आपके पास में, टोटल 126 है शायद। हाँ, मिल आपके पास में। लेकिन इन मिलों का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, जो तकनीकी में जो सुधार होना चाहिए ना, वो तकनीकी सुधार नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनकी क्षमता उतनी नहीं बढ़ पा रही है। नहीं, अपग्रेड भी कुछ मिल की है जी, और बागपत मिल अपग्रेड की है। जी, अब बागपत अपग्रेड करने जा रहे हैं, हमने टेंडर हो गया है और मिलों को अपग्रेड कर रहे हैं। सीजन की अगर हम बात कर ले सर, तो सीजन चूंकि मुश्किल मिलों के साथ यही है, 4 से 5 महीने का ही सीजन होता है, 6 महीने का मैक्सिमम सीजन होता है, लेकिन बाकी समय तो मजदूर या बाकी लोग जो कर्मचारी हैं वो खाली बैठे रहते हैं। अब इन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया है, ज्यादातर मिलों में इथेनॉल बनाना शुरू एथेनॉल, ये एक बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है, इथेनॉल बनाना शुरू किया है। और एक और नई हम टेक्निक ईजाद कर रहे हैं। इथेनॉल के साथ में हम गन्ने का इथेनॉल बनाएंगे 4 महीने 5 महीने, और इसके बाद फिर धान और मक्का से इथेनॉल बनाएंगे। हमारी चीनी मिलों से कुछ बात हुई तो कह रहे कि क्षेत्रफल तो बढ़ रहा है, लेकिन अब लोग दूसरी जो कैश क्रॉप है
उसकी तरफ जा रहे हैं, गन्ने की खेती छोड़ रहे हैं, इसलिए गन्ना मिलों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें एक कारण है जी। अब के गन्ना खांडसारी और गुड़ के क्रैशरों पे बहुत गया है जी। क्योंकि वहां गन्ना ज्यादा तेज था। तो स्वाभाविक रूप से हम तो यही चाहते हैं कि किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। ठीक बात। तो अब के मिलों की बजाय गन्ना थोड़ा उधर ज्यादा चला गया। हम थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं सर। आप जाटों के एक बड़े नेता हैं, एक बहुत बड़ा जाट आंदोलन हुआ था 1996 में, जिसको आपने लीड किया था और जिसकी वजह से जाट को ओबीसी का उसमें रखा गया था। जब मुझे 98 में मंत्री बनने का मौका मिला जी। तो एक बड़ी तेजी से सुगबुगाहट चली थी। एक लड़के कहते थे कि सब रोजगार नहीं मिल रहा और एक स्वाभाविक जातीयता की जब बात होती है, सब जाट नौकरी में नहीं है, जाट अधिकारी नहीं है, जाट कर्मचारी नहीं है। कुछ हमारे साथी इकट्ठे हुए, मैं उस समय कारागार मंत्री था। उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा भावना में आ गया मैं, उन्होंने कहा कि भाई इसे लीड करो। फिर मैंने डाटा देखा, एक वास्तव में जाट बिरादरी के अधिकारी ना के बराबर और नौकरियों में भी ना के बराबर। तो फिर मुझे लगा कि कुछ होना चाहिए, तो नौजवान इकट्ठे हुए, तो कश के आंदोलन चला। वो पहला आंदोलन है पूरे देश में आजादी के बाद। एक आदमी जेल नहीं गया, एक दिन लाठीचार्ज नहीं हुआ और किसी भी जाति को वो रिजर्वेशन मिल गया। बड़ा आंदोलन था सर, उसमें उसकी धमक पूरे देश में, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी, पूरे देश में सुनाई पड़ी उसकी। और आप जाटों के एक बड़े नेता बने। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सवाल तो ये है, मैं जाटों का नेता नहीं हूँ, जाटों का सेवक हूँ, चौकीदार हूँ और जनता का चौकीदार हूँ। लेकिन अब चूंकि उस बिरादरी में पैदा हुआ हूँ तो मुझे गर्व तो है ही। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप उस पर गर्व करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जाटों के कई नेता हो गए, जयंत सिंह जी भी हैं और भूपेन्द्र चौधरी जी भी हैं, आप भी हैं, तो कौन सबसे बड़ा जाट का नेता है? देखिए, चौधरी साहब का परिवार है। चौधरी साहब के प्रति श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के प्रति सबकी श्रद्धा है, पूरे देश के किसानों की श्रद्धा है हमेशा। और हमने राजनीति इसी परिवार के उसमें शुरू भी की, तो इसलिए वो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, सहयोगी हैं। अच्छा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाटों का प्रभाव है। कहते हैं जाट जिसको जिता देते हैं उसकी सरकार बन जाती है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? अब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि देखने में तो ये आया है कि पश्चिम में जो 120 सीट हैं इस बिरादरी से प्रभावित, निश्चित रूप से जब कभी भी कोई सरकार बनती है तो उसकी चूंकि फर्स्ट राउंड भी वहीं से शुरू होता है, एक तो उसका प्रभाव वैसे चला जाता है। इलेक्शन में फर्स्ट राउंड जब शुरू होता है तो वो पश्चिम से शुरू होता है। दूसरा नंबर ये है कि ये जाति हुल्लड़ मचाने वाली तो है ही, तो एक माहौल तो बन ही जाता है। तो अब तक ऐसा देखा गया है कि चौधरी साहब के बाद में जिधर रहा है, एक बार उधर बहन जी के साथ 2007 में चले गए तो बहन जी की सरकार बन गई और उसके बाद में 2017 से इधर सरकार लगा, 2017 से फिर इधर सरकार बन रही है। तो सब लोगों चूक लेकिन सर सवाल ये है जी, सवाल ये कि 2017 का चुनाव की अगर हम बात करें तो चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए। 2019 की अगर हम बात करें सांसद की, चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए, जयंत चौधरी खुद चुनाव हार गए। जाटों के बड़े नेता थे, कैसे वहां से चुनाव हार गए? और जबकि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था भाई, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, जबरदस्त गठबंधन, उससे बड़ा गठबंधन, उससे बड़ा गठबंधन आज तक इंडिया में बड़ी पार्टियों का गठबंधन, और चौधरी साहब और जयंत चौधरी चुनाव हार गए, कैसे हुआ? दरअसल मोदी जी का और योगी जी का चार्म था, असलियत बात ये थी, वो चुनाव हुआ राष्ट्रीयता पे।
इसलिए वो राष्ट्रीयता का जो चुनाव हुआ उसमें लोग सब मोदी जी और योगी जी को पसंद करके उनके साथ चले गए। अच्छा, दलेर जो अभी एक मंत्री बने, दलित समाज से आते हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी की आप प्रभारी थे। हाँ, अलीगढ़ जिले का प्रभारी योगी जी ने बना रखा है मुझे जी। लेकिन वो वहाँ चुनाव का भी बना दिया था। देखो, दिलेर की ऐसी फैमिली रही है, इनके जो दादा थे वो मेरे साथ एमएलए भी रहे, इनके पिताजी भी मेरे साथ एमएलए रहे, लेकिन इनकी जीतने की स्थिति नहीं थी। और ये हाँ, आपने वो कैसे हम करिश्मा पार्लियामेंट में हम खैर क्षेत्र से थोड़े पीछे रह गए थे जी। हार गए थे सर, खार से। हाँ, चलो हार गए थे। जी। तो अब योगी जी का आदेश था, पार्टी का आदेश था, मेहनत करी, लोग मना लिए, लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, वो 40,000 वोट से जीत गया। और उस 40,000 वोट के जीतने की वजह से मात्र 1 साल में पिताजी और बाबा उनके जो 4 बार एमएलए 4 बार एमपी रहे, मंत्री नहीं बन पाए, वो 1 साल में मंत्री बन गया। तो ये है कि आपने काम किया। जनता अच्छा, का आगे की बात करते हैं सर, आगे बढ़ते। 2027 का चुनाव एकदम नजदीक है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अब आपने देख लिया तो पूरे देश में सिवाय बीजेपी के कोई कुछ है नहीं। जब ममता जी का गढ़ भी टूट सकता है बंगाल में, तो और किसी का बात बाकी रहने का क्या है। और यूपी की जहाँ बात है, यूपी में चाहे कोई मजदूर हो और चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो रात को रूखी सूखी रोटी खा के चैन से सोता है, बच्चे उसके पढ़ने जाते हैं, जैसे गए वैसे ही आ जाते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ी जो कानून व्यवस्था और जो विकास है, इससे कहीं योगी जी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, ये वास्तविकता है। लेकिन दूसरी बात, हम दूसरी तरफ देखें तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात मिली थी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मैं मानता हूँ केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी यूपी की वजह से। मैं स्वीकारता हूँ जी। क्या उसकी वजह से, क्या उसका कुछ असर दिखाई देगा? ना, कोई असर नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं दिखाई देगा? कोई नहीं, बिल्कुल कोई असर उनका किसी प्रकार का नहीं। देखो, पार्लियामेंट के और असेंबली के दोनों चुनावों में बड़ा अंतर होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 2014 में राजस्थान में 2019 में राजस्थान में 25 में से 24 एमपी भारतीय जनता पार्टी के थे जी। और 6 महीने बाद 5 महीने बाद ही असेंबली का हुआ और कांग्रेसी सरकार बन गई। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये कोई पैमाना नहीं होता। ये दरअसल उस समय भ्रम में कुछ टिकटों का कारण रहा, कुछ जनता में भ्रम का कारण रहा, इसलिए वो ऐसी स्थिति बन गई। बाकी तो आज मोदी जी की, अमित शाह जी की, राजनाथ सिंह जी की, योगी जी की इतनी लोकप्रियता है। दूसरे नंबर ये है, विकास बहुत हो रहा है और विकास के साथ आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बहन बेटी भी आज के दिन अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, सुरक्षित महसूस कर रही है। अच्छा सर, सवाल ये है कि आप 1977 से राजनीति कर रहे हैं, यानी कि 5 दशक की आपकी करीब करीब राजनीति हो गई है। 5 बार विधायक, 6 बार मंत्री रह लिए, आगे क्या? जो पार्टी का आदेश। हमने कभी भी, विश्वकर्मा जी, पार्टी ज्वाइन करते समय, देखिए मैं बीएसपी में था और वो मुलजिम काय का था, हिंदू मुस्लिम कांड का। बिल्कुल। मेरी हमेशा पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है, पूरा संघ जानता है, हम हमेशा हिंदुत्ववादी प्रवृत्ति के रहे हैं। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरा पूरा क्षेत्र, उसके 4000 गांव मेवात के मुसलमानों के लगे हुए हैं। 4000। हमारी लड़ाई होती रहती है, हर साल कोई न कोई 2-4 मरी जाते हैं।
तो हमारी वहाँ हिंदुत्व की और उसकी लड़ाई हमेशा रहती है। यही फैक्टर 2027 में भी काम करेगा। एक मेरी मजबूरी थी जी, मेरी मजबूरी थी। एक अजीत सिंह जी मुझे किसी कीमत पे राजनीति में वहाँ बीजेपी में स्टैंड नहीं करने दे रहे थे। तो मैं बहन जी के साथ इसलिए गया कि बहन जी किसी कीमत पे अजीत सिंह की मानेंगी नहीं यदि ये इनके साथ भी आते हैं तो। इसलिए मैं राजनाथ सिंह जी से मैंने कहा, उन्होंने कहा मुझे कि भाई बीएसपी में तुम कैसे चले गए, तुम्हारे सिद्धांत भी नहीं मिलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं केवल इसलिए गया कि हाँ आप लोग कमजोरी दिखा दी, कैबिनेट मंत्री की टिकट काट रहे हो आप। जो कैबिनेट मंत्री 46,000 वोट से जीता उसकी टिकट काट रहे हैं आप। तो मैंने इसलिए मैं गया, एक उन्हें कोई झुका नहीं सकता, मैंने कहा वो मेरी टिकट काटेंगे नहीं, चाहे अजीत सिंह जी चले जाएं चाहे कोई चला जाए। तो ये है एक भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से 100% मजबूत है। और अब के 2027 में तो मेरा मानना यह है कि हम 300 सीट जीतेंगे, 300 के पार, फिर से 2017 रिपीट करना। अच्छा, सवाल ये कि अजीत सिंह आपको इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या कारण है कि इतना प्यार करते हैं? अब वो इस दुनिया में है नहीं, वो हमारे नेता रहे हैं। जी जी, मैं तो हमेशा उन्हें नेता मानता रहा, मैंने उनके प्रति कभी कोई शब्द नहीं कहा। वो बड़े थे, उनकी मर्जी हो जो कह लें। अच्छा सर, सवाल ये कि आप हिंदू मुस्लिम वहां पर झगड़ा उनका चलता रहता है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी एक समय था जब जाट, गुर्जर और अल्पसंख्यक तीनों मिल करके वोट करते थे जिसको पार्टी को। चौधरी साहब के जमाने में जी, चौधरी साहब का ये कॉम्बिनेशन था जी, जाट, गुर्जर और मुसलमान का। जी, और चौधरी साहब के बाद में वो कॉम्बिनेशन बिखर गया। वो फिर जो धीरे धीरे मुसलमान, जब सपा पार्टी बन गई तो सपा की तरफ मुड़ गया मुसलमान। दूसरे नंबर ये है कि फिर गुर्जर इसलिए बिखर गया कि रामचंद्र बिकल चौधरी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे आखिरी टाइम में। जी, तो उस समय गुर्जर थोड़ा अलग हो गया था, फिर गुर्जर साथ बहुत आया नहीं। तो अब जाट कहाँ खड़ा है, अपने आप को कहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। बात है? देखो मैं एक बात बता दूं आपको, जी, जाट राष्ट्रवादी कौम है। जी, जो राष्ट्रीयता की बात करता है वो आप बिल्कुल जो आप कह रहे थे ना कि वो चुनाव कैसे हार गए उस समय इतने बड़े गठबंधन में, वो केवल राष्ट्रीयता का कारण था। उस समय एक राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा वो चल रहा था, आह्वान हो रहा था। जी, तो उसी वजह से तो जाट राष्ट्रवादी कौम है और झुकती झुकाती है नहीं किसी से। मार्शल कौम है, मतलब खाते पीते घर के लोग हैं। मथुरा में एक डीएम हुए, अंग्रेज कलेक्टर, एक आंदोलन हुआ। उस समय उन्होंने एक किताब लिखी है 400 पेज की। जी, वो कभी मुजफ्फरनगर भी रहे थे डीएम, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, एक मुजफ्फरनगर से लेके सादाबाद तक नाम लिखे हैं। मुजफ्फरनगर से लेके मेरठ, जेवर, इगलास, सादाबाद, मथुरा। कभी किसी शासक को इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा समझौता करना चाहिए, ये उसने लिखा है अंग्रेज कलेक्टर ने। अच्छा, तो अब ये इस तरह की कौम तो है ही। बिल्कुल ठीक बात। लड़ाकू और लड़ाकू कौम है, इसलिए योगी जी को ज्यादा पसंद करती है और इसलिए स्वाभाविक है। चलिए सर, वक्त इतने की ज्यादा देता है, लेकिन चलते चलते आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से अपने जाट भाइयों को, अपने मिल मालिकों को और किसान भाइयों को, गन्ना किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गन्ना किसानों से यह अनुरोध करूंगा, पूरी तरह से सरकार सजग है। आदरणीय योगी जी के निर्देशानुसार पेमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होगा। जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सब प्रदान की जाएंगी। किसी तरह की जो मैंने बताया था पहले गड़बड़ी होती थी, अब कोई गड़बड़ी नहीं होती। और इथेनॉल भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। आदरणीय योगी जी ने अभी कुछ कंपनियों से बात की है जो इथेनॉल बेस्ड
गाड़ियां बनाएंगे। तो इसलिए आप सबसे किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है, वो बिल्कुल निश्चिंत होके ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ाएं। और क्यों कि ये रिकॉर्ड रहा है कि कोरोना जैसी महामारी में दुनिया की सारी फैक्ट्री बंद हुई, लेकिन उस समय भी योगी जी के नेतृत्व में हमने एक भी गन्ने की फैक्ट्री बंद नहीं की और किसान के पूरे गन्ने की पेराई की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो बता रहे हैं कि चूंकि जाट जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 120 सीटों पर प्रभावी है, निर्णायक भूमिका निभाता है, वो पूरी तरीके से सरकार के साथ में खड़ा हुआ है और गन्ना किसानों के लिए आपने तमाम काम किए हैं। वो गन्ना किसान भी इस सरकार बनाने में पूरी मदद करेगा और 2027 में 2017 को रिपीट किया जाएगा, यानी कि अब की बार एक बार फिर से 300 के पार का नारा दिया जा रहा है। अब कितना ये धरातल पर खरा उतरेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।